सोचिए, जो चीजें जापान में बिल्कुल नॉर्मल है, वो ही आपको चीन में बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। जैसे पब्लिक वाईफाई यूज करना या पॉलिटिक्स पे छोटा मोटा मजाक करना, वीपीएन की बातें करना। जापान में ये सब रोज की बात है, लेकिन चीन में यही काम या तो बहुत रिस्की हैं या फिर उन पर पूरी तरह से बैन है। थोड़ा अजीब है ना? तो जरा सोचिए, क्या हो अगर आपकी रोज की आदतें ही आपके लिए एक बड़ा रिस्क बन जाए। ये सवाल सिर्फ दो देशों के बीच के नियमों का फर्क नहीं है। नहीं, ये हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर समाज काम कैसे करता है। तो जब हम इस तरह के फर्क देखते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? सीधी सी बात है, पहला रिएक्शन यही होता है, अरे चीन तो बड़ा डरावना है, या वहां तो कोई आज़ादी ही नहीं है। एक शौक सा लगता है। पर यह सिर्फ पहला रिएक्शन है। असली कहानी वो इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। लेकिन क्या ये मामला बस इतना सीधा है? अच्छा बनाम बुरा? क्या ये सिर्फ आज़ादी और कंट्रोल की लड़ाई है, या फिर इसके पीछे कुछ और ही बात है, कुछ ऐसा जो इन दोनों समाजों की एकदम बुनियाद से जुड़ा हो? तो चलिए इस डर और जजमेंट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस असली जड़ को समझने की कोशिश करते हैं, जहां से ये सारे फर्क पैदा हो रहे हैं। देखिए, हर समाज ना कुछ बेसिक आइडियाज पर बनता है। मतलब वो ये मानकर चलता है कि इंसान का नेचर कैसा है और एक समाज को स्टेबल रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। इसी को कहते हैं सोशल डिजाइन फिलॉसफी। और यकीन मानिए, सारे नियम कानून की जड़ यही है। अब इस आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और एक बात साफ कर लें, जापान का जो मॉडल है ना, वो दुनिया का स्टैंडर्ड नहीं है। वो तो असल में एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद। यहाँ पर दो बिल्कुल अलग सोच हैं। एक तरफ है दुनिया का स्टैंडर्ड, जैसे चीन, जो ये मान के चलता है कि समाज को भरोसे के लायक नहीं इंसान के लिए बनाना चाहिए। और दूसरी तरफ है जापानी एक्सेप्शन, जो अच्छे इरादे वाले इंसान को ध्यान में रखकर समाज को डिजाइन करता है। मतलब ज्यादातर देश कंट्रोल के लिए डिजाइन किए गए हैं, जबकि जापान भरोसे के लिए। तो ये जो स्टैंडर्ड मॉडल है, इसमें कम्युनिकेशन पर नजर रखी जाती है। आप क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उसे मैनेज किया जाता है। डेटा को एक नेशनल एसेट, मतलब देश की संपत्ति माना जाता है। यहाँ सबसे बड़ा गोल है ऑर्डर और स्टेबिलिटी। और सच कहें तो बड़ी और डाइवर्स आबादी वाले देशों के लिए ये एक बहुत लॉजिकल चॉइस। अब इस फिलॉसफी के फर्क को ना हम तीन मेन हिस्सों में तोड़कर देख सकते हैं। इससे चीजें और साफ हो जाएंगी। पहला फर्क, स्वतंत्रता बनाम व्यवस्था। चीन का मॉडल कहता है पहले व्यवस्था, ऑर्डर होगा तभी आज़ादी आएगी। वहीं जापान का मॉडल है पहले स्वतंत्रता, मतलब जब तक आप कोई नियम नहीं तोड़ रहे, आपकी आज़ादी का सम्मान किया जाएगा। एक तरफ आज़ादी को मैनेज किया जाता है, दूसरी तरफ उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। दूसरा फर्क आता है व्यक्ति और राज्य के रिश्ते में। चीन में राज्य ही स्टेज है, वही सारे नियम बनाता है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। जबकि जापान में व्यक्ति स्टार है और राज्य बस एक कुरुको की तरह है, मतलब पर्दे के पीछे का हेल्पर जो ये पक्का करता है कि शो अच्छा चले। एक जगह देश की सुरक्षा पहले है, दूसरी जगह आपकी हमारी सुविधा। और तीसरा और सबसे जरूरी फर्क है विश्वास का आधार। चीन में भरोसा सिस्टम से आता है, नियमों से, सर्विलांस से। इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट। वहीं जापान में भरोसा लोगों के आपसी रिश्ते और उनकी अच्छाई पर टिका है, जिसे इंटरपर्सनल ट्रस्ट कहते हैं। तभी तो वहां बिना किसी स्टाफ के दुकानें चल जाती हैं या खोया हुआ सामान वापस मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि एक जगह ट्रस्ट है और दूसरी जगह नहीं। नहीं, बस ट्रस्ट का सोर्स अलग है। तो जब हम इस फ्रेमवर्क से चीजों को देखते हैं, तो हमारी जो पहली गलतफहमियां थी, वो भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। जो हमें चीन का डर लगता है, वो असल में वहां के दिखने वाले कंट्रोल सिस्टम से अपरिचित होने की वजह से है। कई देशों में ये सिस्टम होता है, पर दिखता नहीं। दूसरों को जज करना ये उनकी क्वालिटी की कमी नहीं, बल्कि व्यवस्था को लेकर उनकी अलग प्रायोरिटी है। और जापान जो खुद की आलोचना करता है, वो भी शायद ठीक नहीं है। ये उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि एक हाई ट्रस्ट सोसाइटी के लिए बना एक अनोखा सिस्टम है। तो आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है दुनिया को देखने का एक नया चश्मा मिलना, एक नया नजरिया। पॉइंट ये नहीं है कि कौन सी सिविलाइजेशन ज्यादा एडवांस्ड है या कौन बेहतर है। नहीं, ये फर्क है डिजाइन फिलॉसफी का। एक ही प्रॉब्लम, यानी समाज को कैसे चलाएं, उसके दो बिल्कुल अलग लेकिन अपने आप में वैलिड सॉल्यूशन।
और यही समझ हमें अगला कदम उठाने का एक शांत आत्मविश्वास देती है। जब हम चीज़ों को इस तरह से देखना शुरू करते हैं तो हम उन्हें सही, गलत या अच्छे बुरे के खांचे में बांटना बंद कर देते हैं, और तभी हम दुनिया को उसकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी और खूबसूरती के साथ समझ पाते हैं।